तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी स्थिति पर गौर करने वाले हैं जो मतलब हमारे समाज में बहुत आम है, हुँ। लेकिन इसके बारे में खुलकर बात बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अक्सर घरों के अंदर ही ये बातें दब कर रह जाती हैं। सही कहा। तो कल्पना कीजिए एक महिला की शादी होती है, हुँ। वो अपने ससुराल आती है और अगले 15 या 20 साल वो उसी घर में गुजार देती है। अपना पूरा जीवन लगा देते उस परिवार में। हाँ, उस घर की दीवारों को रंगने से लेकर रसोई संभालना और मतलब परिवार को संवारने में उसका पूरा समय चला जाता है। जो कि हमारे समाज की एक बहुत ही आम सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन फिर परिवार में कोई गहरा विवाद हो जाता है। हुँ। बात इतनी बिगड़ जाती है कि अदालत तक पहुंच जाती है हुँ। और अचानक एक दिन कानून उस महिला से कहता है कि जिस घर को वो इतने सालों से अपना मान रही थी ना, उस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये सुनना तो मतलब किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, कि वो वहां सिर्फ एक मेहमान थी और अब उसके रहने की जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है। ये एक ऐसा क्षण होता है जहाँ इंसान की भावनाएं और देश का जो सख्त कानून है वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हम और अक्सर ऐसे ही मोड़ों पर समाज में अधिकारों को लेकर बहुत गहरी गलतफहमियां पैदा होती हैं। एकदम सही बात है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं गलतफहमियों को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से प्राप्त कुछ बेहद महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां और स्रोत हैं। हाँ, और ये स्रोत बहुत गहराई से चीजों को समझाते हैं। इनका ये पूरा विश्लेषण जो है वो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे हम आमतौर पर डीवी एक्ट कहते हैं। सही कहा। तो इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि जब बात परिवार और खून पसीने से बनाई गई संपत्ति और एक महिला की सुरक्षा की आती है, तो अधिकार का असली कानूनी अर्थ क्या होता है, और वो भी बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली में उलझे, बिल्कुल। सीधे मुद्दे की बात करें। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है, ये समाज में संतुलन बनाने का एक तरीका है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालतें ऐसे मामलों में कैसे फैसला करती हैं जहां एक तरफ एक इंसान का जीवन भर का संघर्ष है और दूसरी तरफ किसी की सुरक्षा का सवाल। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है। हाँ, बताइए। जब कोई महिला कहती है कि उसे अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार है, तो असल में कानून की नजर में उस अधिकार की सीमा क्या है? मतलब स्रोत सामग्री के अनुसार डीवी एक्ट के तहत बहू को शेयर्ड हाउस होल्ड यानी साझा घर में रहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका दायरा क्या है? तो यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमारे स्रोत में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस अधिकार का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य क्या है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक महिला को अचानक बेघर होने से बचाना है। मतलब सड़क पर आ जाने से बचाना है। अच्छा, इसे कानूनी भाषा में राइट टू रेजिडेंस या निवास का अधिकार कहते हैं, लेकिन लोग अक्सर इसे मालिकाना हक या ओनरशिप राइट समझने की भूल कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि घर उनका हो गया। बिल्कुल, जबकि ये किसी भी दृष्टिकोण से संपत्ति के बंटवारे या उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ये अंतर समझना तो बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, तो ये बिल्कुल एक लाइफ जैकेट की तरह है ना? हाँ, लाइफ जैकेट। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जहाज पर यात्रा कर रहा है और अचानक से भयंकर तूफान आ जाता है। ऐसे में लाइफ जैकेट उस व्यक्ति को डूबने से बचाती है, वो उसे एक फौरी सुरक्षा देती है। बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी ये दावा तो नहीं कर सकता ना कि चूंकि उसने उस जहाज की लाइफ जैकेट पहन ली है तो अब वो पूरे जहाज का मालिक बन गया है। एकदम सटीक तुलना है ये। जहाज जिसका था, मालिकाना हक उसी का रहेगा। हाँ। कानून का काम उस संकट के समय महिला को डूबने से बचाना है। ये एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है, कोई संपत्ति हस्तांतरण का साधन नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। हाँ, कानून बस ये सुनिश्चित करता है कि जो महिला शादी के बाद उस घर में आई है उसे रातों रात बिना किसी सहारे के घर से बाहर न निकाल दिया जाए। हाँ। लेकिन ये शील्ड उसे उस संपत्ति के रजिस्ट्री पेपर्स पर अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार बिल्कुल नहीं देती है। तो इस लाइफ जैकेट वाली तुलना से एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर ये सिर्फ एक आपातकालीन सुरक्षा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तूफान शांत हो जाए, मतलब जब विवाद सुलझ जाए या फिर उस महिला के लिए कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प मिल जाए, तो क्या ये राइट टू रेजिडेंस वापस लिया जा सकता है?
इसका कानूनी और तार्किक जवाब है हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, अदालतों में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ये मालिकाना हक नहीं है ना। हाँ। इसलिए अदालत ये देखती है कि क्या उस महिला के लिए किसी वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जा सकती है। अल्टरनेटिव अकोमोडेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर अदालत को लगता है कि पति के पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी पत्नी के लिए किसी दूसरी जगह किराए के मकान की व्यवस्था कर सकता है या उसे हर महीने एक तय किराए की रकम दे सकता है, तो अदालत उस विशिष्ट ससुराल वाले मकान से उसका निवास का अधिकार हटा सकती है। तो मतलब कानून का असली उद्देश्य सिर्फ एक सुरक्षित छत प्रदान करना है, किसी एक विशेष पते या ईंट पत्थर के मकान पर कब्जा दिलाना नहीं है। एकदम सही। ये एक अस्थायी सुरक्षा है, स्थायी संपत्ति का अधिकार नहीं। कानून सिर्फ ये कह रहा है कि किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जीवन भर उसी विशिष्ट घर में रहने की अनुमति मिलेगी, चाहे घर का मालिक कोई भी हो। और यहीं से ही पूरा मामला एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। हाँ, कैसे? क्योंकि जैसे ही हम ये स्पष्ट करते हैं कि निवास का अधिकार मालिकाना हक नहीं है, तो कहानी का फोकस स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति पर चला जाता है जो असल में उस जहाज का या उस संपत्ति का असली मालिक है। बिल्कुल। और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अक्सर वो व्यक्ति ससुर होता है। सही कहा आपने। और यहीं पर संपत्ति के अधिकार की अवधारणा पूरी ताकत के साथ सामने आती है। हमारे स्रोत में मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विश्लेषण में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि संपत्ति पूरी तरह से ससुर के नाम पर है, मतलब स्वअर्जित संपत्ति है। हाँ, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है जिसे उन्होंने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से खरीदा है, वो कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जिसमें बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार हो। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में ससुर के पास अपने बचाव के लिए बहुत ही मजबूत कानूनी अधिकार होते हैं। तो इन मामलों में ससुर के पास क्या विकल्प होते हैं? मैंने स्रोत में एक शब्द पढ़ा था, इंजंक्शन। ये इंजंक्शन कैसे काम करता है? इंजंक्शन जब किसी ससुर को लगता है कि उनके बेटे और बहू के विवाद के कारण उनके जीवन की शांति भंग हो रही है या उनके घर पर अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो वे सीधे सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वे वहां से निषेधाज्ञा, जिसे कानूनी भाषा में इंजंक्शन कहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई ऑर्डर होता है क्या? हाँ, इंजंक्शन असल में कोर्ट का एक सख्त आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने से रोकता है। तो क्या इस स्थिति में ये इंजंक्शन बहू को उस घर में जबरदस्ती घुसने या रहने से रोक सकता है? बेहू रोक सकता है। अदालत ये देखती है कि एक पिता का अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर पूरा और एकाधिकार है, सिर्फ इसलिए कि बेटे की शादी हो गई है। वो संपत्ति स्वतः ही बहू के लिए शेयर्ड हाउस होल्ड या साझा घर नहीं बन जाती। अच्छा। अगर बेटे का उस संपत्ति में कोई कानूनी हिस्सा नहीं है तो बहू भी उस संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकती। एक मिनट, मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। हाँ। ये बातें सुनने में कानूनी रूप से तो बहुत सही लग रही हैं, लेकिन व्यावहारिक और मानवीय नजरिए से अगर देखें तो ये बहुत कठोर लगता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि अगर कोई महिला शादी के बाद 15-20 साल तक उस घर में रही है, हाँ, उसने अपना सब कुछ उस परिवार को दिया है, हाँ, तो क्या इतने सालों का समय, वो लंबा अरसा उस संपत्ति को शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बनाता? मतलब कानून अचानक इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि वो दशकों के रिश्ते को दरकिनार कर दे? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जज्बाती सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि कानून सिर्फ भावनाओं पर काम नहीं करता है। कानून स्वामित्व के स्पष्ट तथ्यों और सबूतों पर काम करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि केवल किसी घर में लंबे समय तक रहने से वो घर शेयर्ड हाउस होल्ड में तब्दील नहीं हो जाता। तो फिर उस महिला की स्थिति कानून की नजर में है क्या? कानून की नजर में इसे लाइसेंसी का दर्जा कहते हैं। लाइसेंसी? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रुकता है, हाँ, या किसी के घर मेहमान बन के जाता है। हाँ, जब तक पैसे दिए गए हैं या घर के मालिक की इजाजत है तब तक वहां रहा जा सकता है, लेकिन इससे कोई उस कमरे का या उस घर का मालिक तो नहीं बन जाता ना? बिल्कुल नहीं। ससुर के घर में रहने वाले बेटे और बहू की स्थिति कानूनी रूप से इसी गेस्ट या लाइसेंसी जैसी होती है। ओहो, रह रहे थे परमिशन से। और अनुमति कभी भी कानूनी अधिकार में नहीं बदलती। मतलब अगर ससुर ने अपने बेटे बहू को घर में रहने दिया तो उनकी मेहरबानी थी। हाँ, उनका प्यार था, ना कि बेटे बहू का कोई जन्मसिद्ध अधिकार, और वे जब चाहें वो अनुमति वापस ले सकते हैं। बिल्कुल। इसे दूसरे नजरिए से भी देखना बहुत जरूरी है। कैसे?
कानून को एक व्यक्ति की जीवन भर की कमाई और उसके बुढ़ापे की सुरक्षा की भी तो रक्षा करनी है ना। सोचिए अगर ये नियम बना दिया जाए कि शादी के बाद बेटा बहू जिस भी घर में रहेंगे वो तुरंत शेयर्ड हाउस होल्ड बन जाएगा, तो इसका समाज पर क्या असर होगा? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहेंगे। एकदम सटीक बात। माता पिता हमेशा इस खौफ में जिएंगे कि कल को अगर बच्चों के बीच कोई विवाद हुआ तो उन्हें अपनी ही जीवन भर की कमाई से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, या अपने ही घर से बेदखल होना पड़ेगा। इसीलिए कानून एक संतुलन बनाता है। वो ससुर की निजी संपत्ति की रक्षा करता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो हमने ससुर के अधिकारों और उनकी स्वार्जित संपत्ति की बात कर ली, लेकिन अगर ससुर इंजंक्शन ले आते हैं या विवाद बहुत बढ़ जाता है तो कहानी में एक और बेहद अहम किरदार सामने आता है। हाँ, सास। बिल्कुल, जो उसी घर में उसी रसोई में रहती है। अगर बहू के पास डीवी एक्ट की ढाल है तो सास की सुरक्षा का क्या? ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर चर्चाओं में कहीं पीछे छूट जाता है। हाँ, लोग सिर्फ बहू के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, जब डीवी एक्ट की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ बहू की ही तस्वीर आती है, लेकिन स्रोत सामग्री ने इस पे बहुत अच्छी रोशनी डाली है। अच्छा, क्या बताया गया है? कानून सास को भी असहाय नहीं छोड़ता है। डीवी एक्ट सिर्फ बहू के लिए नहीं है, ये किसी भी पीड़ित महिला के लिए है जो एक घरेलू रिश्ते में है। विश्लेषण के अनुसार डीवी एक्ट की धारा 23 के तहत सास भी अंतरिम राहत की मांग कर सकती हैं। इंटरिम रिलीफ, ये तो मतलब बहुत ही दिलचस्प स्थिति हो गई। क्या सास अपनी ही बहू के खिलाफ उसी कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। ये तो ऐसा है जैसे शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों के पास एक ही वजीर हो। अगर बहू डीवी एक्ट का इस्तेमाल कर रही है तो सास भी उसी एक्ट की धारा 23 का इस्तेमाल करके चेकमेट कर सकती है। ये शतरंज वाली उपमा बहुत ही बढ़िया है। अगर सास को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या बहू की तरफ से उन्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, या घर की स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है जहां उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल पड़ रहा है, तो वे भी बेझिझक अदालत जा सकती हैं। वे कोर्ट से कह सकती हैं कि उन्हें उस घर में शांति से रहने का अधिकार है और इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। लेकिन जरा उस अदालत और उस जज की स्थिति की कल्पना कीजिए। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। जज ये कैसे तय करता है कि किसे सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है? ऐसे मामलों में जज स्थितिजन्य न्याय और तात्कालिक हस्तक्षेप के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। स्थितिजन्य न्याय मतलब? इसका मतलब ये है कि अदालत शुरुआती दौर में ये नहीं देखती कि कौन सास है और कौन बहू। अच्छा। अदालत ये देखती है कि उस विशिष्ट क्षण में आक्रामक कौन है और पीड़ित कौन है। क्या सास को अपने ही घर से निकाले जाने का खतरा है या क्या बहू को पीटा जा रहा है? यानी अदालत उस वक्त सिर्फ आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है। बिल्कुल। अंतरिम राहत का सीधा सा मतलब ही यही है, तुरंत खून बहने से रोकना। बाद में सबूतों पर बहस होती रहेगी, लेकिन पहला काम है उस घर में हिंसा या उत्पीड़न को तुरंत प्रभाव से रोकना। समझ गया। अगर जज को लगता है कि सास को परेशान किया जा रहा है तो वे बहू को आदेश दे सकते हैं कि वो सास के शांतिपूर्ण जीवन में दखल न दें। दोनों महिलाओं के अधिकारों को तौलना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो अब हम इस गहन विश्लेषण के सबसे रणनीतिक और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं। विरोधाभास वाली बात। हाँ, कानूनी विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस और अदालती दांवपेच। जब दोनों पक्ष मतलब ससुराल वाले और बहू अपने अपने अधिकारों का दावा करते हैं तो अक्सर केस में ऐसे विरोधाभास पैदा होते हैं जो पूरे मामले की दिशा ही बदल सकते हैं। हाँ, मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विशेषज्ञों ने इस विषय के इस महत्वपूर्ण पहलू पर बहुत जोर दिया है। क्या है वो विरोधाभास? एक बहुत बड़ा कानूनी विरोधाभास तब पैदा होता है जब पत्नी अदालत में एक तरफ तो अपने ससुराल वालों पर गंभीर घरेलू हिंसा, मारपीट और जान के खतरे के आरोप लगाती है और दूसरी तरफ वो उसी घर में उन्हीं लोगों के साथ रहने की जिद करती है। ने एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा करता है। एक सामान्य मानव मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी से जान का खतरा है तो वो उस व्यक्ति से कोसों दूर भागना चाहेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी उस घर में क्यों रहना चाहेगा जहां उसे मारा पीटा जा रहा हो। और ठीक यही बात बचाव पक्ष के वकील अदालत में उठाते हैं। जब जिरे का समय आता है,
क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो ससुराल वालों के वकील जज के सामने ये तर्क रखते हैं। क्या तर्क देते हैं वो? वो कहते हैं कि अगर इस महिला की जान को इतना ही खतरा है तो ये उसी घर में रहने की जिद क्यों कर रही है। अरे हाँ। इस विरोधाभास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया जाता है कि घरेलू हिंसा के आरोप शायद सिर्फ संपत्ति में हिस्सा या निवास का अधिकार पाने के लिए गढ़े गए हैं। इससे उस महिला की पूरी विश्वसनीयता जज की नजरों में संदिग्ध हो जाती है। और इससे तो केस की दिशा पूरी तरह पलट सकती है। बिल्कुल पलट जाती है। लेकिन यहाँ एक और नजरिया भी तो हो सकता है ना? हाँ, बताइए। क्या ये तर्क उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक नहीं है जो सच में डरी हुई हैं, जिनके साथ सच में हिंसा हुई है, लेकिन उनके पास जाने के लिए दुनिया में कोई दूसरी जगह ही नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। उनके मायके वाले उन्हें वापस रखने को तैयार नहीं है, उनके पास अपनी कोई नौकरी या पैसा नहीं है, तो क्या कोई इंसान एक ही समय में खौफजदा और बेसहारा दोनों नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या जिसे वकील विरोधाभास कह रहे हैं वो दरअसल हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी और असहाय सच्चाई नहीं है? ये एक बहुत ही विचारणीय और संवेदनशील बिंदु है, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालतें इस मानवीय पहलू से पूरी तरह अनजान नहीं होती। अच्छा, अदालतें समझती हैं ये बात? हाँ, जब हम कहते हैं कि बचाव पक्ष इस विरोधाभास का फायदा उठा सकता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जज तुरंत उस महिला को झूठा मान लेंगे। तो फिर अदालतें इस विरोधाभास और मजबूरी का बीच का रास्ता कैसे निकालती हैं? अदालतें दावों को बहुत ही सूक्ष्म नजरिए से तौलती हैं। वो केवल बयानों पर नहीं जाती, बल्कि उसके पीछे की मजबूरी और पेश किए गए सबूतों को देखती हैं। अगर ये साबित होता है कि महिला सच में बेसहारा है और उसके साथ हिंसा भी हुई है, तो अदालत एक व्यावहारिक समाधान निकालती है। क्या समाधान होता है वो? ऐसे मामलों में कोर्ट अक्सर पति को निर्देश देता है कि वो महिला के लिए किसी दूसरी जगह किराए के मकान की व्यवस्था करे या उसे हर महीने किराए की रकम दे। अच्छा, समझ गया। इस तरह से दोनों चीजें हल हो जाती हैं। हाँ, महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि वो हिंसक ससुराल वालों से दूर हो जाती है, और उसका निवास का अधिकार यानी एक छत मिलने का अधिकार भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही, यही कानून का असली मकसद है। तो अब हम इस पूरी चर्चा को समेटने की ओर बढ़ते हैं। हमने इस पूरी जटिलता, विरोधाभासों, ससुर के इंजंक्शन, सास की धारा 23 और अदालती दांव पेचों की लंबी बहस को समझा। तो निष्कर्ष ही निकलता है कि आखिर समाधान क्या है? न्याय का तराजू इन सबको कैसे संतुलित करता है? अगर हम इस पूरी स्रोत सामग्री का सार निकालें ना, तो ये पूरा कानूनी विषय मूल रूप से दो बहुत ही शक्तिशाली अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। कौन से दो अधिकार? एक तरफ है संपत्ति का अधिकार, जो ससुर और सास के जीवन भर के संघर्ष, पसीने और बचत का परिणाम है। और दूसरी तरफ है महिला की सुरक्षा का अधिकार, जो एक सभ्य और न्यायपूर्ण समाज की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये भी स्पष्ट है कि अदालतें कोई भी फैसला किसी एक तय गणितीय फॉर्मूले पर नहीं देती। बिल्कुल नहीं। कानून कोई मशीन नहीं है जहां एक तरफ से डेटा डाला जाए और दूसरी तरफ से एक तय फैसला निकल आए। हाँ, हर केस अलग होता है। एकदम, हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, हर परिवार की परिस्थितियां और उनका इतिहास अलग होता है, इसलिए न्याय के मूल सिद्धांत हर केस में अलग तरीके से लागू होते हैं। स्रोत से ये बहुत ही स्पष्ट सलाह दी गई है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भावनाओं में बहकर, गुस्से में या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक गलत कानूनी कदम सालों की मानसिक और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स जैसी विशेषज्ञ कानूनी सलाह के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज की इस चर्चा से कुछ सबसे अहम बात निकल कर आती है तो वो ये है कि कानून कभी भी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। हमेशा ग्रे एरिया होता है। हाँ, ये हमेशा एक ग्रे एरिया में काम करता है जहां हर केस अपने आप में एक नई पहेली है। इसे सुलझाने के लिए सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, तर्कों और ठोस सबूतों की गहरी समझ चाहिए। एकदम सही, सारांश है। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण के सबसे अहम बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ, बताइए। पहला, निवास का अधिकार या शेयर्ड हाउसहोल्ड सिर्फ एक सुरक्षा है, मालिकाना हक नहीं है। दूसरा, ससुर और सास के पास अपनी स्व अर्जित संपत्ति को बचाने और शांति से जीने के पूरे कानूनी अधिकार मौजूद हैं। वे कानून के सामने असहाय नहीं हैं। बिल्कुल। और तीसरा, कोर्ट में दिए गए तर्कों का विरोधाभास, जैसे जान का खतरा बताना लेकिन वहीं रहने की जिद करना, ये पूरे केस को पलट सकता है।
इसलिए जो भी दावा किया जाए वो तार्किक होना चाहिए। सही जानकारी ही हमेशा सबसे बड़ा हथियार होती है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को समाप्त करें, जी मैं एक बहुत ही गंभीर विचार सबके सामने छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हमने आज एक मकान की ईंटों, उसके स्वामित्व, अदालती आदेशों और कानूनी कागजातों के बारे में बहुत विस्तार से बात की है। हाँ। लेकिन जरा इस बारे में गहराई से सोचिए, जब कानून दो ऐसे पक्षों को जिनके बीच भारी कड़वाहट, गुस्सा और अविश्वास है, जिन्होंने एक दूसरे पर अदालतों में गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें एक ही छत के नीचे रहने का आदेश देता है या अनुमति देता है, तो क्या कानून वास्तव में एक सुरक्षित निवास का अधिकार दे रहा होता है? तो फिर क्या दे रहा होता है? या फिर क्या वो अनजाने में एक साझा जेल का निर्माण कर रहा होता है? शेयर्ड प्रिजन। एक साझा जेल। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। हाँ, जहाँ दीवारें तो बेशक एक घर की होती हैं, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह से कैद जैसा होता है। जहाँ हर दिन एक मानसिक युद्ध लड़ा जाता है। कानून शायद एक छत सुनिश्चित करके व्यक्ति को मौसम की मार से तो बचा सकता है, शारीरिक सुरक्षा भी किसी हद तक सुनिश्चित कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस घर के अंदर की मानसिक शांति का क्या? क्या कोई भी कानूनी धारा या अदालत का आदेश उस अदृश्य घुटन को खत्म कर सकता है जो शेयर्ड हाउस होल्ड की हवा में घुल चुकी होती है? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो कानूनी किताबों के पन्नों से बाहर निकलता है और सीधे हमारी इंसानियत और सामाजिक ढांचे से टकराता है। क्या सिर्फ सिर पर एक छत होना ही काफी है, या उस छत के नीचे ली जाने वाली सांसों का सुकून भी मायने रखता है? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।